अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सफ्तैन। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उस बारे में आपको आगाज़ में बताते चले। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तुर्की में होने वाली फ़ौजी बगावत के खिलाफ तुर्क अवाम की उस मुज़ाहमत से मुतालिक जिसके ज़रिए उन्होंने जमहूरी निज़ाम पर अपने एतमाद का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान के अवाम को भी अपने इस जमहूरी निज़ाम पर इतना ही एतमाद हो सकता है? इसके बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में ज़ोरों शोर से जो इंतखाबी मुहिम इस वक्त जारी है उससे मुतालिक बात करेंगे। ये इंतखाबी मार्का कौन सी सियासी जमात सर कर सकेगी और ये इंतखाबात क्या मुकम्मल तौर पर शफाफ साबित हो पाएंगे? सबसे आखिर में हम बात करेंगे लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह के हवाले से। लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी का सेहरा किसके सर सजता है, इस पर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं और आगाज़ में तुर्की में होने वाली फ़ौजी बगावत और उसकी क़यामत करने वाले तुर्की के अवाम के हवाले से जहां हमने बात करनी है, जिन्होंने जमहूरियत के दिफा के लिए टैंकों के आगे लेट कर फ़ौजी बगावत को नाकाम बना दिया और एक नई तारीख रकम कर दी है। तुर्क अवाम ने ये साबित कर दिया है कि अगर हुकूमत के पीछे अवाम की ताकत मौजूद हो तो कोई भी ताले आज़मा जमहूरियत पर शबखून नहीं मार सकता। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें याद है अभी पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, सड़कों पर जो बैनर्स लगाए गए फौज को इक़्तिदार संभालने की जो दावत दी जा रही थी, क्या तुर्की की इस सूरत हाल से हमारे सियासतदान और हमारे अवाम को कोई सबक सीखने की ज़रूरत है? और अगर मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए वो कौन से इक़दाम हैं जिनको के करने की ज़रूरत है, इस पर हमने खुसूसी गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में भी आपको बताते चले। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PMLN से माइज़ा हमीद, लतीफ़ खोसर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही अहम मौजू है क्योंकि सबक सीखने की भी ज़रूरत है, हालात और वाक़यात से जानने की भी ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा फ़र्क है पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान और तुर्की की जो जमहूरियत है उसमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले आपको हम सुनवाएंगे, इमरान खान साहब ने कुछ कहा इसी हवाले से, ज़रा ये सुनिएगा और फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयां बांटी जाएंगी, लोग खुशियां बनाएंगे। हमारी जमहूरियत को पाकिस्तान में फौज से खतरा नहीं है, हमारी जमहूरियत को नवाज शरीफ की डिक्टेटरशिप से, बादशाहत से खतरा है। अगर पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टेगा तो मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी, इस तरह की बातें की जाती है। इमरान इस्माइल साहब आपसे ही आगाज़ करते हैं, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में अगर जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है, खुदा ना खास्ता मिठाइयाँ तकसीम करने की बातें की जाती है इमरान खान साहब की तरफ से, आप इसे कोई दुरुस्त बात समझते हैं, दुरुस्त इक़दाम समझते हैं, इस तरह की बात प्रोपेगेट करना? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रोपेगेट तो कुछ भी नहीं कर रहे, जिन्होंने एक फैक्चुअल चीज़ की तरफ इशारा किया है। पाकिस्तान में कितनी दफ़ा आर्मी ने टेक ओवर किया है और कितनी दफ़ा लोग आर्मी के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकले हैं, या कितनी दफ़ा आर्मी को मिठाइयाँ बांटी और फूल डाले गए। प्रॉब्लम ये है कि ये अर्दोगान के लिए लोग क्यों निकल आए बाहर? अर्दोगान के लिए भी लोग ना निकलते, वहाँ तुर्की में भी मिठाइयाँ बांटते। ये उस वक्त होता है जब अर्दोगान अपने मुल्क से पैसा लूट के अपने बच्चों को बाहर सेटल कर रहे होते। ये उस वक्त होता है जब अर्दोगान को लोग पूछ रहे होते कि आपका ज़रिया आमदनी क्या है, इतने अरबों रुपए की जायदादें आपने कहाँ से बना लिया। वो कहते मैं जवाब नहीं दूंगा। वो सिर्फ अपने और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन में रहते। मुल्क में गैस, बिजली, पानी, गटर, नालों की सूरत हाल वैसी रहती जैसे हमेशा से थी या इवन वर्स हो जाती। जब नालों की सफाई के लिए आप निकलते हैं तो उसमें से लाशें निकलें कचरे की जगह। ये उन हुक्मरानों का हाल होता है जो अपनी आवाम से कटे हुए होते हैं, दूर होते हैं, उनका कोई कनेक्शन आवाम से नहीं होता। तब अगर आर्मी आती है या कोई चीज़ ऐसी होती है तो लोग उनके ऊपर हार फूल डालते हैं इस सोच में कि आने वाला जो है वो शायद हमारा मसीहा साबित होगा, इससे बेहतर होगा जो भी आएगा। उस सूरत में हाल में ये होता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। आज अगर इमरान खान ने जो बात आप की है वो बिल्कुल ठीक किया और इसी तनाजुर में किया है कि अगर हमारे सियासतदान ये चाहते हैं कि उनकी आवाम उनके साथ, उनके पीछे खड़ी रहे या उनके शाना बशाना खड़ी हो, तो हमारे सियासतदानों को, हाकिमों को, हुकूमत वक्त को अपनी आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा।
अपने सुख दुख को छोड़ के अवाम के सुख दुख को पहले प्रेफर करना पड़ेगा। आप उनको तो देखते नहीं है। यहाँ अवाम का सत्यानाश हो रहा है, उधर आपकी आशाएं ख़त्म नहीं हो रही। आपको जंबो जेट चाहिए, बोइंग 777 चाहिए लंदन से आने के लिए, क्योंकि आपको अपने ख़ानदान के साथ आना है। पे ये डूब रहा है, फिर कहते हैं अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी होगी अवाम आपके साथ भाई? मुझे बताएं, कोई जवाब दें मुझे, क्यों खड़ी होगी अवाम आपके साथ? अच्छा इमरान इस्माइल साहब, थोड़ा इस बात को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इस बात को और एलैबोरेट कर लेते हैं। अभी आपने जिस तरह से कुछ कंपैरिजंस किए, तैयब उर्दवान के हवाले से अगर बात करते हैं तो उनके बेटे के हवाले से भी बातें की गई, वाइट हाउस जो बनाया उन्होंने उस हवाले से भी बात की गई, और वहाँ पर जो आज़ादी सहाफ़त जिस तरह की है उस पर भी बात की जाती है इंटरनेशनली। इन तमाम बातों के बावजूद उनकी जो अवाम के दिलों में जो उनकी मकबूलियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसकी वजह शायद वो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो उन्होंने अपने मुल्क में बेहतर की, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इतने स्टेबल हुए कि वहाँ पर उनकी एक कॉल पर अवाम जो है वो बाहर निकल आती है, टैंकों के आगे आकर लेट जाती है। यहाँ पर लोग अज़ाए तफन्नुन कहते हैं कि लोग टैंकों के आगे नहीं बल्कि टैंकों के पीछे लेट जाएंगे। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है कि ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो की है टर्की के अंदर, जो पर कैपिटा इनकम को उन्होंने लेकिन 10 टाइम्स ऊपर ले गए, जो जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, जो यंगस्टर्स को जॉब्स दिए हैं, जो फ्यूचरिस्टिक टर्की एक उन्होंने बनाया जिसको देख के पीपल वुड फील प्राउड ऑफ इट कि जी ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क का झंडा है। वो उस पर फरते हैं, अपनी हुकूमत पे, अपने आप पे, अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र करने के काबिल बना दिया उस मुल्क को उन्होंने। तो उसका तो ज़ाहिर है उनको सिला मिलना है, अवाम ने साथ खड़ा होना है। और ये जो आपने दो बातें मुझे की ना, उनके बेटे की और ये वाइट हाउस की, ये वहाँ पे कोई चीज़ है, उन्होंने अपने बेटे को प्रोटेक्शन में नहीं ले गए कि जी इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। उनके बेटे के खिलाफ इंक्वायरी हुई, यहाँ पे नहीं हो सकती उनके बेटे के खिलाफ इंक्वायरी बादशाह हुजूर के। ये चीज़ों में फ़र्क करें। अगर उनके बेटे ने करप्शन की हो तो उनका बेटा पकड़ा जाएगा, इंक्वायरी है। इनके बेटे के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। इनके टीओआर इन्होंने खुद बनाने हैं कि जी हमने, कभी आपने देखा है कहीं चोरी हो और चोर अपने टीओआर खुद बना रहा हो? उन्होंने तो कहा ना कि ठीक है बात कीजिए, बात बस वज़ीर आज़म ही ना कीजिए, जरा उससे आगे निकलिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ माइजा हमीद भी मौजूद है, आपसे भी दोबारा इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। माइजा, आप क्या समझती हैं कि एक कंपैरिजन कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होती है और मियां नवाज शरीफ साहब एक कॉल देते हैं अपनी आवाम को, तो क्या आपको लगता है कि लोग मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर निकल आएंगे? देखिए, पहले तो मैं इमरान खान साहब की जो है नहायत ही इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट पे कमेंट करना चाहती हूँ। देखिए, जो अवामी लीडर जो हैं वो एक अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, वो गैर जमहूरी कुव्वतों को जो है ऑब्वियसली इनवाइट करते हैं कि वो किसी तरह गैर जमहूरी कुव्वतें आएँ और वो कोई शॉर्टकट के तरीके से जो है वो पावर रिज्यूम कर सकें। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के जो रवैये से लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज होता नजर आ रहा है अवाम में भी, और जो है और उनकी परफॉर्मेंस केपीके में उसको उसमें भी साफ नजर आता है कि जो है ना परफॉर्मेंस है ना अवाम का साथ है। इस वजह से जो है वो ऐसी गैर जमहूरी कुव्वतों को जो है बार बार जो है वो तक़वियत देते हैं ताकि जो है किसी न किसी तरह वो शॉर्टकट ले सकें पावर में। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी कि देखें, डबल स्टैंडर्ड्स देखें कि पीपल्स पार्टी जिसको ये करप्ट कहते हैं, जिसको दिन के वक्त ये गालियां देते हैं, शाम को उनके साथ बैठे होते हैं काफ, इनका वही हाल होना है 2018 के इलेक्शन में जो काफ लीग का हाल हुआ था पिछले से पिछले इलेक्शन में, जब उन्होंने डिक्टेटरशिप का जो है साथ दिया था। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के डबल और ड्यूअल स्टैंडर्ड्स जो नहीं, तो माइजा पीपल्स पार्टी के साथ तो नून लीग के भी ताल्लुकात कुछ ऐसे ही है ना, किसी वक्त आप उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते, किसी वक्त आप लोग के उनके साथ बहुत खराब ताल्लुकात होते। ये तो मेरा ख्याल है सियासत में चलता ही है। नहीं, देखें, सियासत में ये नहीं चलता कि आप कहेंगे आप पीपल्स पार्टी को साफ करप्शन के नाम पे गालियां दें दिन के वक्त और शाम को उनके पास बैठ के उनके साथ इत्तेहाद बना रहे हो। इस तरह नहीं चलता। इत्तेहाद बना के वो उनको दुरुस्त तो नहीं कह रहे ना, इत्तेहाद बना के वो अपने इत्तेहाद को, अपनी ऑपोजिशन अलायंस को मजबूत बना रहे हैं ना। ये वो ऑपोजिशन अलायंस जो है ये कन्वीनियंस की अलायंस है, ये अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। ये तो क्लेम करते हैं कि हम चेंज ला रहे हैं, हम करप्शन फ्री जो है एक मुल्क में सिस्टम लाना चाहते हैं। तो इनका करप्शन फ्री सिस्टम ये है कि इमरान खान साहब जो है किसके हेलीकॉप्टर पे कश्मीर में गए आज जलसे में, ये भी जरा वजाहत कर दें। और दूसरा, ये
कौन सी और किसकी रिसोर्सेज यूज करते हैं जलसों में। जब ये अभी आज भी गए और पहले भी जिन जलसों में गए हैं तो केपीके की रिसोर्सेज यूज हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो मैं ये अच्छा, ये चले, ये तो इमरान इस्माइल साहब इसका जवाब दे देंगे। माइजा, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने ये जवाब नहीं दिया कि क्या अवाम जो है अपने मकबूल लीडर की कॉल पर बाहर आ सकती है। क्या आपको लगता है कि इस कदर अवाम का इस वक्त जो है एतबार है, एतमाद है अपनी इस हुकूमत के ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है? मियां नवाज शरीफ साहब 2018 में अवाम की ही जो है कुव्वत से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और इंशाल्लाह 2018। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के आने के बाद 2 मरतबा कोशिश की लेकिन नाकाम रहे ना, तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ क्या वजह थी, अवाम क्यों नहीं निकलती उनके? 2018 में जो हैवी मैंडेट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को मिली थी वो अवाम की बैकिंग की वजह से मिली थी और ये कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ में अब भी है। ये कॉन्फिडेंस जो है इमरान खान साहब में नहीं है, जो हर साल हर 1 साल बाद कहते हैं कि किसी ना किसी तरह जो है कोई धरना देके जो है वो शॉर्टकट लेके पावर में आए। ये अपना वेट करें ना, 2018 में अपनी आपको ट्राई करें, देखते हैं अवाम इनको कितना सपोर्ट करती है। हमारी सपोर्ट तो हमारी अवाम ने तो दिखाई है, इनकी सपोर्ट कहाँ है? इनकी सपोर्ट कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सड़कों का रुख करते हैं बार बार। चलिए ठीक है, इमरान इस्माइल साहब जवाब देंगे आप? माइजा ने जो कहा आप लोग केपीके के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और जो बातें आप लोग करते हैं, जिन लोग के साथ आप इस वक्त खड़े हुए हैं वो लोग तो वो हैं जिनके बारे में जाहिर सी बात है हम भी सुनते रहे, टॉक शोज में बातें भी आप लोग करते रहे। अब उन्हीं के साथ आप लोग जो है एक इल्हाक बनाते हैं। फिर उसी हवाले से इमरान खान साहब की अभी एक ताज़ा स्टेटमेंट भी आई हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब जो इनके पैसे तो लेकर बाहर से नहीं आए, लगता है आप लोग का ये लाइन्स भी टूटता हुआ ही कुछ नजर आता है। हमारा एक सिंपल सा एजेंडा है, वो ये हमारा एजेंडा। इमरान खान तो जरदारी साहब को एयरपोर्ट लेने नहीं गए थे खुद गाड़ी चला के, वो कौन गया था सब जानते हैं, मियां नवाज शरीफ गए थे। ये तो जब इनके ऊपर प्रेशर आता है पीपल्स पार्टी के आके सजदा रेज हो जाते हैं, ज़रा सा प्रेशर हटता है तो पीपल्स पार्टी से भी हट जाते हैं। ये तो इनका तरीका कहाँ रहा है ना। ये तो पीपल्स पार्टी ने खुद भी एडमिट किया, नवाज शरीफ जरदारी ने और बिलावल ने खुद कहा ये बात इनसे। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब माजिद के साथ लतीफ खोसर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम जरा उनसे भी बात करते हैं और आपकी तरफ आते हैं ताकि सबसे हमारी बारी बारी बात हो जाए। जी लतीफ खोसर साहब, आपने अगर हमारी गुफ्तगू सुनी क्योंकि बीच में राब्ता सुने में आया कि मुनक़ता हुआ, इस वक्त की जो सिचुएशन है टर्की में जो कुछ हुआ उस पर जरा कॉमेंट कर दीजिएगा। क्या बेसिक फर्क आपको नजर आता है वहाँ की जमहूरियत में, यहाँ की जमहूरियत में? जिस तरह आवाम ने सामना किया फौज की उस बगावत का, क्या उस तरह की खुदा न खास्ता कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ की आवाम भी उस तरह निकलना पसंद करेगी कि वही जो बात की जाती है टैंकों के पीछे तो दिखाई देगी, टैंकों के आगे दिखाई नहीं देगी, ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, आपकी दोनों सवालात को मैं अर्ज़ करूं। एक बात तो ये है कि यहाँ फ़ौज नहीं आएगी उस अंदाज से कि वो कू का एलिमेंट आए, वो मेरे ख़्याल में दौर ख़त्म हो चुका है। और कम से कम जनरल राहील शरीफ से तो ये बिल्कुल तवक्को न रखें, क्योंकि उसने वाज़े तौर पर 9 महीने पहले ही अपनी रिटायरमेंट से कह दिया था कि मेरी एक्सटेंशन की बात बिल्कुल, ये इसका ज़िक्र करना भी जो है गलत है, क्योंकि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और वो शहीदों की उस ख़ानदान में से है जिसमें मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का अपने आप को जाती मर्तबा दागदार करेंगे। वो बिल्कुल, ये बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और वैसे भी आप देखें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब से हाई ट्रीज़न का केस भुगत रहा है, अब अदालतें और जो है तमाम सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी वो कतअन इस बात को तस्लीम नहीं करेगी कि कोई गैर जमहूरी और गैर आइनी तौर से जो है हुकूमत को जो है घर भेजा जाए। सो इसलिए ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। जहाँ तक ताल्लुक़ है नवाज़ शरीफ साहब के पीछे अगर मफरूज़ा आप कर रही हैं कि अगर जो है इनकलाब इस तरह का यानी वो आता है, इस तरह की कू आता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता नवाज़ शरीफ के पीछे कोई भी जाएगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की करप्शन की दास्तानें इतनी जो है ये बबांगे दोहल उभार चुके पनामा लीक के बाद, न सिर्फ सियासी जमातों ने, सिविल सोसाइटी ने, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने। और जिस तरह से माशाअल्लाह डिस्कनेक्ट है, जितना डिसप्रपोर्शनेट है, यानी हुक्मरान जो
टोला है और जितनी आवाम की कसम पुरसी का आलम है, उसमें अगर इनके माशाअल्लाह बच्चे जो हैं वो अरबोंपति हैं और आवाम बेचारी 2 वक्त के खाने और ख़ुराक से भी जो है वो महरूम है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अवाम उनके लिए जो है सड़कों पर निकलेंगे। देखिए, तुर्की में अर्दगान ने न सिर्फ हेल्थ केयर यानी उनका इलाज मुफ्त है, न सिर्फ तालीम बच्चों की मुफ्त है, न सिर्फ वहाँ उनकी जो है कर्जा बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने, कोई मकरूज़ नहीं है। यहाँ आपका हर बच्चा 1.25 लाख रुपया आज मकरूज़ पैदा हो रहा है। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जितना कर्जा पाकिस्तान पर बोझ डाला है, आपकी नस्लें अदा करेंगी। पिछली सारी हुकूमतों ने मिलकर इतना नहीं लिया कर्जा जितना 3 सालों में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने लिया है। और जहाँ 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल में ना जाता हो, जहाँ महंगाई का वो हिसाब है कि अल-अमान लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हों, जहाँ इलाज करने के लिए लोगों को मुयस्सर नहीं है, ना हॉस्पिटल्स में इलाज हो सकता है, ना उनके पास ज़ाती प्राइवेटली इलाज कर सकते हैं, तो मुझे बताइएगा वहाँ कोई ममासलत हो सकती है कि नवाज शरीफ साहब की खातिर कोई लोग जो है अवाम सड़कों पर निकलेंगे? अरे खुदारा, ये तो मुआवजा करना ही मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ होगा। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं, देखिए तुर्की में इनकलाब ये नहीं था कि फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज यकजा है, यूनिफाइड कमांड है। आज तक ये नहीं हुआ कि उसमें से स्प्लिंटर्स निकल कर हुए हों। तुर्की में इस दफ़ा फ़ौज ने नहीं की बगावत, फ़ौज ने नहीं, फ़ौज के एक छोटे से टुकड़े ने की है, जिसके साथ आर्मी चीफ भी उनके नहीं थे, ना एयरफोर्स थी, ना नेवल फोर्स थी, ना पुलिसिंग थी, और फिर सोसाइटी निकलती है। मैं देखता कि अगर जो है तुर्की में इनकलाब यानी फ़ौजी इनकलाब कामयाब होता है या फ़ौजी जो है बगावत कामयाब होती है, फिर निकलते टैंकों के बाहर और लोग आते, तो फिर एक और बात थी, अर्दगान के भी कोई इतने अच्छे, माफ़ कीजिएगा, जो है हुक्मरानी के अंदाज और तौर तरीके नहीं है। हमने इसको आगाज में लतीफ कोसा साहब डिस्कस भी किया। हमें यहाँ इस वक्त ब्रेक पे जाना है, और आपकी बात से जो मैं अखज़ करती हूँ, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है, बल्कि आपकी पार्टी समझती है कि वो मार्शल लॉ से भी बदतर है, ये आपका कहना है। यकीनन हमारी फौज जो इतनी यूनिफाइड है और इतना हमारा एतबार है, कभी भी ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता यहाँ पे क्रिएट हमारी फौज के अंदर हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ एक कंपैरिजन करना चाहते हैं कि यहाँ के हालात क्यों ऐसे हैं, यहाँ की जमहूरियत और वहाँ की जमहूरियत में फ़र्क क्या है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप ही से सवाल करेंगे लतीफ कोसा साहब कि इस वक्त जो पाक फौज को बार बार इस मामले में घसीटा जा रहा है, क्या ये गलत है? आपकी पार्टी समझती है ये एकदम गलत है? क्या इमरान इस्माइल साहब समझते हैं ये गलत है? क्या मायजा हमीद भी समझती हैं ये गलत है या सही है? एक ब्रेक, उसके बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टर्की में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जमहूरियत और तुर्की की जमहूरियत में ऐसा कौन सा फ़र्क है जिसकी वजह से वहाँ तो लोग टैंक के आगे लेट जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि शायद खुदा न खास्ता फ़ौज के आने पर यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। लतीफ़ कोसा साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगी, फिर इमरान इस्माइल साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपको क्या लगता है, क्या वजह बार बार फ़ौज को इस तरह के मामलों में घसीटना है? जिस तरह के आपने देखा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैनर्स लग जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और साथ ही ये कि जमहूरियत का जो ये बिस्तर बार बार गोल हो जाता है, उसके पीछे क्या हमारी ये जो सियासी जमातें उनकी कमज़ोरियां हैं जो हर बड़े और छोटे काम के लिए हमेशा फ़ौज की तरफ देखती है, खा वो बॉर्डर पे कोई इशू हो, खा वो मुल्क के अंदर सैलाब हो, कुछ भी हो, क्या ये हमारी सियासी जमातों की कमज़ोरियां नहीं है? जी देखिए, यकीनन है। अगर आप मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब का ट्रैक देखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड, तो 12 अक्टूबर 99 से पहले वो हमेशा फ़ौज ही को बुला मिठाइयाँ भी बांटते थे, बल्कि फ़ौजियों से पैसे लेकर वो इत्तेहाद भी बनाते थे ताकि किसी का रास्ता जो है ब्लॉक किया जाए, और वो पूरी की पूरी उसके बाद जब उन्होंने कन्फ्रंटेशन ली तो 12 अक्टूबर 99 का जो है उनके साथ ये सानिया हुआ।
और ये एक दूसरे की लेग पुलिंग और एक दूसरे की मनाफरत और जो की वजह से जो है हमने अपने सियासी निज़ाम को हमेशा कमज़ोर रखा। इसीलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी यानी मई 2006 में मिसाक जमहूरियत दस्तखत किए थे और ये कहा गया था उस वक्त कि हम नफ़रतों के मुतहम्मिल नहीं हैं। अब आइए ये एक नई नहज, नई रवायात, जमहूरी रवैये अपने अंदर पैदा करके हम अफ़हाम व तफ़हीम से मफाहमत की सियासत पे चलें ताकि मुल्क को जो मसाइल हैं उनसे आगे निकाला जाए, बजाय इसके कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ करके हम आर्मी को मदऊ करते रहें और उनको जो है हार पहनाते रहें कि आइए आकर टेक ओवर कर लीजिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने कोई भी सबक सीखा है। ये दुरुस्त है कि शायद उन्होंने अपने आप को वहाँ से तो थोड़ा अलहदा किया है, लेकिन तमाम मामलात उन्होंने जो है बाकी वही रखे हैं। सियासी जमातों को इंतकाम का निशाना बनाना वो उनका शाखसाना बिल्कुल बदस्तूर कायम है। करप्शन की उन्होंने नई दास्तानें कायम कर दी हैं, उस पर भी कोई जो है आप देख लीजिएगा कमी नहीं आई है। और पानामा लीक के ज़रिए से जो चीज़ें वाज़े तौर पर मुतरशिया हुई हैं वो आपके सामने है। सो मैं और इदारों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि नैब बिल्कुल लागर और बेबस हो गई है। पार्लिमान जो है एक रबर स्टैम्प बन के रह गई है। काबीना का वजूद नहीं है। असेंबलीज़ में वो जाना पसंद नहीं करते हैं। बड़े भाई साहब पार्लियामेंट में जाना पसंद नहीं करते, छोटे भाई साहब लतीफ़ खोसर साहब, आप ये समझते हैं कि मिसाके जमहूरियत जैसे जो मुआहदे हैं वो शायद इस मामले को मजबूत कर सकते हैं? इमरान इस्माइल साहब, आपको लगता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मिसाके जमहूरियत जैसा मुआहदा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि जमहूरियत जो है वो डिरेल ना हो, क्या ये इस तरह के मुआहदे जो हैं वो जमहूरियत को डिरेल होने से बचा सकते हैं? क्या जो इस वक्त की सिचुएशन है वो इस तरह के मुआहदों की मुतहम्मिल है? नहीं, मेरा मानना यह है कि कोई मुआहदा जमहूरियत को डिरेल होने से नहीं बचा सकता। जब तक आप मुआहदे की पासदारी करना ना सीखें या मुआहदे के अंदर जो उसकी असल रूह है उसकी आप इज्जत करना ना सीखें। यहाँ मामला ये होता है कि आप इधर मुआहदा करके आए, उधर आपने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं आपसे इससे पहले कह रहा था, ब्रेक से पहले, कि जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, ये पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप ने भी बात की है कि जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, चाहे वो धरना हो या कुछ और हो, इनके ऊपर प्रेशर आता है तो ये सीधा जाके सजदा रेज होते हैं पीपल्स पार्टी के आगे। ये जरदारी साहब को एयरपोर्ट लेने चले जाते हैं और जैसे ही प्रेशर हटता है तो ये वही हाथ जरदारी साहब के गले पर डालते हैं, पीपल्स पार्टी के गले पर डालते हैं। कभी ये कहते हैं कि जी वो हम उनका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, हम ये कर लेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे। अगले दिन जाके हार फूल पहना रहे होते हैं जी उनको कि जी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, खुदा के वास्ते आके हमारी मदद कर दें। ये जमहूरियत बचाने के तरीके नहीं है। ये आपका ख्याल है जमहूरियत बचा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को? आज अगर जमहूरियत बचाने के लिए एक फ़र्ज़ कर लें, लेट्स अज्यूम कि जमहूरियत बचाने के लिए उनको कुर्बानी देनी पड़े कि जी वो अर्ली इलेक्शन कॉल कर लें वरना फ़ौज आ जाएगी, मियाँ साहब फ़ौज के हवाले कर देंगे? ये जमहूरियत नहीं बचाएंगे, ये फ़ौज के हवाले करके चले जाएंगे ऐसे। ये कोई मामला यहाँ पे जमहूरियत का नहीं हो रहा है। ये मामला सारा अपने पैसे, अपना पावर, अपना ख़ानदान। बस हमने दावत दी है, दोनों जमातों ने दावत दी है तमाम जमातों को कि जो जो चाहते हैं कि जी इस वक्त ये ऐसा मौका आया है कि मफरूज़े से निकल के बाद एक हाथ में एक चीज़ आ गई है कि जिसके अंदर करप्शन प्रूवन है, इसको हम 1 पॉइंट एजेंडा लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में इसको हम प्रूव कर लें ताकि आगे से करप्शन बंद हो जाए, पाकिस्तान में करप्शन ना हो। इसके अंदर पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होती है, पीटीआई साथ खड़ी होती है, कोई और 10 जमातें दूसरी साथ खड़ी होती हैं, 100 बिस्मिल्लाह नहीं होती तो कोई बात नहीं। सबको ये पता है कि ये तो इमरान इस्माइल साहब ऐसी सिचुएशन में जब इमरान खान साहब ये कह देते हैं कि जरदारी का पैसा लेकर नवाज शरीफ साहब बाहर से नहीं आए, तो फिर वो एक और पॉइंट तो नहीं बता रहे, वो ये तो नहीं बता रहे कि कोई अलायंस होने जा रहा है या कोई पीपल्स पार्टी जो है अब इस तहरीक में उनसे शायद जुदा होती दिखाई देती है। ऐसा भी कुछ दिखाई देता है आपको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग अब इकट्ठे हो जाए और तहरीक इंसाफ एक बार फिर अकेली हो जाए? ये तो पीपल्स पार्टी की कॉल है। लतीफ़ साहब बैठे हुए ये ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई ऐसा इंडिया हमने दिया है। हमें अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसी वाइब्स नहीं है कि वो छोड़ के जाना चाहते हैं या इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे ज़ोर और शोर से जितना जज्बा पीटीआई में है उतना ही जज्बा पीपल्स पार्टी भी दिखा रही है। मुझे तो कहीं ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी कोई कमज़ोरी दिखा के पीछे हटे। और अगर पीपल्स पार्टी ने या किसी जमात ने ऐसा किया तो मैं समझता हूँ कि वो उनके अपने लिए नुकसानदेह होगा।
चलिए ठीक है, आपकी तरफ से मौक़िफ़ आ गया आपकी पार्टी का। इमरान इसमाइल साहब आपका बहुत शुक्रिया, लतीफ़ कोसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, माइज़ा हमीद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने एक और अहम मौजू पे भी गुफ्तगू करनी है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जिनमें अभी 3 रोज़ बाकी हैं, और क्या होगा इन इंतखाबात में, किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, मोहम्मद रिजवान अकरम। मोहम्मद रिजवान अकरम, आप बताइएगा, इस वक्त आप देख रहे हैं सियासी मुहिम जो है वो तो रूज पर है ही, लेकिन क्या दिखाई देता है सियासी तौर पे, किसका पलड़ा भारी यहाँ पे इस वक्त दिखाई देता है? अभी तक तो कोई उस तरह वाज़ेह तौर पे कोई भी बात जो है ना कि सादा अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। अगर कोई भी जमात अपनी सीटें ले लेती है कि उससे हुकूमत बना सके, लेकिन उसके लिए भी उसको ये ज़रूरी है किसी न किसी जमात के साथ उसको थोड़ा बहुत जो है अलाइज करना पड़ेगा। जबकि जैसा कि आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, बिल्कुल सही बात है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज़ाद कश्मीर की अपनी जमात है, ये सारी जमातें पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्योंकि आपस में इत्तेहाद कर चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देख रही होंगी कि गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान साहब अपने 3 उम्मीदवारान के जलसे में पावर शो करने के लिए आए थे। 2 तो मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं कर सके, लेकिन इस्लामगढ़ वाले जलसे में जिस तरह कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा भी कि आइंदा इंशाल्लाह आप हमारे कैंडिडेट को वोट दें तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम अपनी हुकूमत बनाएं। बात यह है कि हुकूमत कोई भी पार्टी, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि कोई भी पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं है जो मौजूदा इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है कि वो हुकूमत बना सके। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है कि आज़ाद कश्मीर में 4 एक मौजूदा वज़ीर आज़म और 3 साबिक़ वज़ीर आज़म इलेक्शन जो है मुख्तलिफ जमातों से लड़ रहे हैं। तो अब्दुल मजीद साहब है जो पीपल्स पार्टी के हैं, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसी तरह राजा फरूक हैदर साहब है मुस्लिम लीग नून से, सरदार अतीक अहमद खान साहब है जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। जबकि इसी तरह ही मैं आपको बताता चलूँ कि हम अलका LA7। अच्छा रिजवान, यहाँ पे एक सवाल आपसे करना है, क्योंकि अभी स्पीकर आज़ाद कश्मीर है, उन्हें नाअहल जब करार दिया गया, तो इससे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कोई कमी आई, कोई उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, इस वजह से कुछ दिखाई देता है इस तरह का ट्रेंड? जाहिर है थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन अभी चूंकि जैसे कि आपने बताया कि 3 दिन सिर्फ रह गए, कल 19 जुलाई है, वो भी सरकारी छुट्टी है, और परसों शायद वाली बात है कि वो अप्लाई करें, अगली सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। लेकिन क्योंकि एक दिन में सिर्फ यही हो सकता है कि आपको मशरूत इजाजत मिल सकती है, ठीक है, वो भी कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करती है। तो बात यह है कि नुकसान उस तरह तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून की अभी आज़ाद कश्मीर की मैं आपको बताता चलूँ जो पोजीशन है वो दीगर जमातों से खासी बेहतर है। अच्छा, ठीक है। और इमरान खान जो है उनके बारे में भी बताइएगा, अवामी हमायत किस हद तक हासिल कर पाए हैं आज़ाद कश्मीर में? बहुत से दौरे उन्होंने किए, पीछे जलसे किए आज़ाद कश्मीर में, तो कोई उससे डिफरेंस आया उनकी पॉपुलैरिटी में वहाँ पर? जी मेरीन, बात यह है कि दौरे उन्होंने ज़रूर किए, एक नया बलबला और जोश दिया है आवाम को, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदान को जो हमारे उम्मीदवार आ रहे हैं उनको मुंतखब करें। तो जिस तरह वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान में तब्दीली के, इसी तरह वो कहते हैं कि बदल दो कश्मीर को बदल दो। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि चूंकि नई पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यकीनन इनकी भी भरपूर कोशिश होगी। सबसे दूसरी बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो इन्होंने इत्तेहाद किया है उस हवाले से इनकी कुछ जो उम्मीदवारान हैं उनकी जो जीत है वो वाज़ेह है। इसी तरह चलिए ठीक है रिजवान, चूंकि वक्त मुख्तसर है, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं और किस तरह से आवाम जो है वहाँ पर उनकी जो मकबूलियत है आवाम के दरमियान वो किस तरह की है, उस बारे में मोहम्मद रिजवान ने हमें आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया रिजवान। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हम लॉर्ड्स के मैदान में पाकिस्तानी टीम की फतह पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन। लॉर्ड्स के मैदान में पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमीन पर शिकस्त से दो चार कर दिया। चंद दिन पहले ही शाहिद आफरीदी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद नहीं है। तो क्या लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ने उनका ये दावा गलत साबित कर दिया है? और पाकिस्तानी टीम में जो बेहतरी का क्रेडिट है वो किसको दिया जा सकता है? खिलाड़ियों को अपनी कामयाबी का ये तसलसल जो है बरकरार रखने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, उस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब होंगे, उनसे हम इस पर बात तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा बूम बूम ने। प्लेयर तो मैं अभी भी इनसे बहुत बेहतर हूँ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान नहीं हो, मुझे कोई इशू नहीं। जिस तरीके का टैलेंट सामने इस वक्त आ रहा है, बहुत बातें करते हैं हम लोग, टैलेंट पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट, सॉरी, नो टैलेंट। जी, आपने सुना शाहिद आफरीदी ने क्या कहा और इस हवाले से अवाम में मिला जुला रद्द अमल पाया गया और हम अपनी न्यूज़ में भी आपको सुनवाते रहे, लोग क्या कहते रहे। उनकी इस बात को बहुत कम हल्का था जिसने के सराहा और ज़्यादा तरफ से तनकीद ही की गई। और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट में जिस वक्त हमारी क्रिकेट टीम जो है ये मैदान सर करती है और शिकस्त से दो चार करती है इंग्लैंड को, तो उसके बाद हर जगह वाह वाह हो गई पाकिस्तानी टीम की। लेकिन ज़रूरी इस वक्त ये है कि इक़दामात लिए जाए और इस तसलसल को बरकरार रखा जाए। बहुत ज़रूरी है ये बात, क्योंकि हम देखते हैं कि एक कामयाबी के बाद शिकस्त जो है उसका एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए बहुत से इक़दामात लेने की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि इस तसलसल को बरकरार रखा जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी आवाम जो है इस वक्त बहुत खुश है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की इस कामयाबी को सराहा जा रहा है। मोहम्मद आमिर को वेलकम बैक भी कहा जा रहा है। हमारा राब्ता इस वक्त मोहसिन हसन खान साहब से मुनक़ता हो गया, वरना हम उनका ज़रूर तज्जिया लेते कि वो क्या कहते हैं। बूम बूम आफरीदी ने जो बात की उस पर उनके क्या कमेंट्स हैं और जो बेहतरी का सेहरा है वो किसके सर पर सजाते हैं। बहुत ही अच्छा हो जाता अगर हमारी उनसे गुफ्तगू हो जाती, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात की, कल के दिन के अहम मौज़ूआत के साथ। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।